greetings. This is M. Rahman and you are attending RIC classes of English language. We welcome you to our session number 4 in which we have a topic classroom conversation, your interaction with the students in the classroom. आज हम सीखेंगे कि क्लासरूम में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपनी जनरल कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस सीखने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आज हमने इनकी हिंदी यहाँ पर नहीं लिखी है। हिंदी ना लिखने का रीज़न यह है कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो लिसनर और व्यूअर के माइंड में ये आता है कि इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ इतनी है। हमें ट्रांसलेशन के दायरे से बाहर आना है। हमें अपनी कॉन्वर्जेशन का एक सेंस पकड़ना है कि मान लीजिए कि आपकी पेंसिल गिर गई, तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपने आपकी पेंसिल गिर गई ईच एंड एवरी वर्ड इज टू बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। नो, इट्स नॉट सो। आपको वो सेंस कहना है जितना आपको स्टूडेंट के माइंड में इंस्टिल करना है, जितना सेंस आपको डिलीवर करना है और सामने वाले को कम्युनिकेट करना है और वो अच्छे से समझ जाए। आपकी पेंसिल गिर गई है, योर पेंसिल इज देयर है, यू ड्रॉप योर पेंसिल। तो इस तरह से आपको देखना होता है कि एक बात को आप कितनी तरह से कह सकते हैं। जिसको आप पुकार रहे हैं आप उसका नाम लेकर एड्रेस करें। जरूरी नहीं कि आप नेम ले, बिना नाम लिए भी आप बात कर सकते हैं। आपने कहा यू ड्रॉप योर पेंसिल, इसी तरह से आप कई तरह से एक ही सेंटेंस को कह सकते हैं। जब आप कोई भी सेंटेंस अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करें तो एक ही बात को कई तरह से कहा जाता है। कई बार सपोज कीजिए आपकी नेचर मेरी नेचर दोनों की अलग अलग है, तो मैं अपने अनुसार देखूंगा कि ये सेंटेंस बोलना मुझे सूट कर रहा है। एक ही सेंटेंस कई तरह से बोला जा सकता है, तो मैं कौन सा वाला ज्यादा अपने लिए अट्रैक्टिव फील कर रहा हूं, मुझे वही सेंटेंस पिक करना है और अपनी कॉन्वर्जेशन में उसे यूज करना है। डायरेक्ट यूज करने से पहले आपको एकांत में बैठकर या अगर आपको हेजिटेशन है तो आईने के सामने जो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको आईने के सामने खड़े होकर के आपको कई बार प्रैक्टिस करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको सीधे सीधे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल। अभी कहने का अलग अलग तरीका हुआ, एग्जाम्पल, 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 तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बोलना सीखना है। एक जो भी सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, उसे कई कई बार आपको बोलना है और लगातार बोलना है और फिर आप उसके यूज टू हो जाएंगे। और जब आप यूज टू हो जाएं तो वो आपकी जो एक्सेंट होगी वो नेचुरल होगी और आप जब अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर एक नेचुरल स्पोकन स्टाइल लाते हैं तो वह आपकी अपनी स्टाइल होती है। तो यू जस्ट ट्राई टू सर्च योर ओन स्टाइल। तो इस तरह से आप अच्छी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग। अगर हम प्लेन इंग्लिश और हिंदी एंड उर्दू टाइप की प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हुए, इंडियन एक्सेंट का यूज करते हुए इसको यूज करें तो हम बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। अब हाउ आर यू डूइंग का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, वह है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो हमें लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना, हमें ये मानना है कि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग किन किन जगहों पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको बोलना सीखना है। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। तो जैसे आपने हाउ कहा तो वहीं आपने आर कनेक्ट कर देना है। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स, ना कि स्टूडेंट। नो, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट, हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी तरह से अपनी आवाज को सेट कीजिए। हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है आप क्लास में, व्हाट्स योर प्रोग्रेस, व्हाट आर यू डूइंग। तो कई तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस को लगातार बोलते रहना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा भी करके बोलना शुरू करते हैं तो एक सेंटेंस फिर उसका सिमिलर दूसरा सेंटेंस फिर उसका सिमिलर तीसरा सेंटेंस, यू कंटिन्यू टू स्पीक। नाउ हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स। अब आपको लगा कि आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो मेनी डेज, दैट्स व्हाई यू कैन से व्हाट आर यू डूइंग स्टूडेंट्स। आपने एक बार एक तरह से कहा, दूसरे दिन दूसरी तरह से कहा। अब हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है।
व्हाट्सएप एक डे टू डे जनरल कॉन्वर्जेशन के अंदर आने वाला है, जो इनफॉर्मली और आप गली में सड़क पर बोलते जाते हो व्हाट्सएप क्या चल रहा है, सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, ग्रैंड स्पेशल, जो भी रिमार्क आपके आते हैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप। तो ये कहां पर तीनों का मतलब आप देखेंगे हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सएप एंड व्हाट्स हैपनिंग। तीनों का मतलब है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट तीनों का जो सेंस है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। अब डिफरेंस क्या है, हाउ आर यू डूइंग, अब आप प्रोग्रेस जानना चाहते हो किसी की तो आप कहेंगे हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है, चैप्टर आपको कैसा समझ में आया, हाउ आर यू डूइंग इन दिस चैप्टर नंबर 5, हाउ आर यू डूइंग इन 5th चैप्टर। तो आप कॉन्वर्जेशन को कई तरह से ले सकते हैं। अब आपने अपने किसी फ्रेंड से मिलना है, उसको कहना है और भाई कैसे हो, व्हाट्सएप, फाइन, ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। तो ये आपका जो व्हाट्सएप है ये हमने इसी की कैटेगरी में लिखा है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी हमने नंबर नहीं डाला। तो हमने कहा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आप कैसे हैं, ग्रैंड, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ग्रेट, आई एम ग्रेट, तो आई एम की नीड नहीं है, ग्रेट, फाइन, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग। इस तरह से आप पलट कर उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में शोर है और आपको कुछ अनयूजुअल हैपनिंग होती हुई नजर आती है तो आप कहेंगे व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स हैपनिंग। तो व्हाट्स हैपनिंग का मतलब यू जस्ट वांट टू नो कि यहाँ हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड का जो ये कंटीन्यूअस फॉर्म है व्हाट्स हैपनिंग। जबकि हाउ आर यू डूइंग में स्टूडेंट्स आप ये जान रहे हो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। कई बार हम क्वेश्चन को अफर्मेटिव स्टाइल में बोलते हैं, यू आर डूइंग वेल। अब हमारे बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे, एक बात है यू आर डूइंग वेल, ये सीधा सा एक स्टेटमेंट हो गया, जस्ट आई एम डिक्लेयरिंग इट कि आप सही कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स, कीप इट अप। एक है यू आर डूइंग वेल। अब आप देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, ब्रोस कहां जा रही हैं, वही अफर्मेटिव सेंटेंस आपने कहा यू आर डूइंग वेल, इट मींस आई एम रेजिंग योर क्वेश्चन आर यू डूइंग वेल, दैट्स व्हाई हाउ आर यू डूइंग। जब आप प्रोग्रेस के बारे में पूछें, जब आप किसी फ्रेंड से पूछें हाय हेलो में तो आप व्हाट्सएप और व्हाट्स हैपनिंग, जब आप सिचुएशन को जानने की कोशिश करें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हुज इज दिस वन। मान लीजिए कोई बुक पड़ी हुई है, कोई अम्ब्रेला लाइन इज लाइन देयर, सपोज सम पेन और पेंसिल इज लाइन देयर, देन यू से हुज इज दिस वन, ये वाला किसका है। और यू कैन से इन अफर्मेशन this book belongs to, this pen belongs to, this copy belongs to, this notebook belongs to, this diary belongs to, these boxes belong to। तो you will say according to the requirement, यानी क्वेश्चन आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, आपको वर्ड फॉर वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आदत में डालना है, you get used to it, आपको आदत में डालना है। एंड व्हाट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग इज जस्ट लाइक लिसनिंग, यू कंटिन्यू टू लिसन, यू कीप ऑन लिसनिंग। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस बोले, यू कंटिन्यू टू स्पीक, यू कीप ऑन स्पीकिंग। नाउ you come to know that after continue you have to use to and then first form, and if you are keep on, if you are go on using go on and keep on, then use first form plus ing. Keep on studying students, work hard, and in other words I have already told you कि आप क्या कहेंगे, कंटिन्यू टू वर्क स्टूडेंट्स एंड वर्क हार्ड। तो एक बात को कहने के कई सारे ऑप्शंस अपने माइंड में रखिए, तो उससे क्या होगा कि फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो आपने कहा हुज इज दिस वन, हुज इज दिस पेन, तो आप स्टूडेंट्स कहेंगे सर माइन। अगर कोई कहता है सर इट इज माई, तो आप उनको रेस्ट्रिक्ट कीजिए और उनको करेक्ट कीजिए, आप कहिए इट्स माइन। अगर मेरे को अकेला बोलना है तो आप कहेंगे इट्स माइन। अगर माइन के साथ पेन आ रहा है तो आप कहेंगे इट्स माई पेन सर। ओके, तो इट्स माइन जो पॉसेसिव केस अकेले यूज होना है और माई पेन के साथ पेन एक्स्ट्रा यूज होना है, तो वहां पर हम माई लगाएंगे। इट वॉज मुकेश ही। अब आपने अधूरी बात कही, वह तो मुकेश था, वह तो ये वाला बच्चा था, वह तो वह लड़की थी। अब वह और वह 2 आ गए यहाँ पर वह, तो अब आप क्या करेंगे, तो पहले वाले में इस तरह के केस में आपने इट लगाना है। इट वॉज मुकेश, इट वॉज ही, इट वॉज आई। कई बार क्या होता है कि हमें इससे आगे में सेंटेंस लगाना पड़ता है,
इट इज, सपोज कीजिए मैंने कहा इट वाज आई, ओके, हु वाज टीचिंग यू। तो यहाँ पर आई आया, अगर ये प्रेजेंट होता तो मैं यहाँ पर एम लगाता, क्योंकि यहाँ पर इज होता। इट इज आई हु एम टीचिंग, तो यहाँ पर जो आपने एम लगाना है वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है, राइट। और इट के बाद इज वॉज कुछ भी आए, अगर यहाँ पर दे भी है तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर सिंगुलर आएगा। यू विल से इट इज दे हु आर वर्किंग, it is they who are working, and in spoken influence you will say it's they who are working, but in plain English accent you will say it is they who are working। तो इसको थोड़ा सा जब आप स्पीड अप होते हैं तो आप कहते हैं it's they who are working। आर को सीधा क्लियर बोलना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है। कई बार इनफॉर्मल इंग्लिश में किसी ने नॉक किया, हु इज आउट देयर, कौन है वहां पर, तो जवाब आता है इट्स मी। इन इनफॉर्मल एंड डे टू डे कॉन्वर्सेशन इट्स मी विल डू, बट इफ यू टॉक अबाउट ग्रामर देन यू विल हैव टू गो थ्रू लाइक दिस, इट्स आई। यहाँ पर आपने नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट लगाना होता है, एंड इन इनफॉर्मल इंग्लिश इफ यू जस्ट वांट टू स्पीक अप टू दिस पॉइंट, मैं हूं, दरवाजा किसी ने पीटा, रखा कौन है वहां पर, तो जवाब आया मैं हूं, तो इट्स मी विल डू इन कॉन्वर्सेशन, नो मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, ओके। देन यू विल से, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं जो आपको पढ़ा रहा है तो फिर आपको फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इट वाज मुकेश, इट वाज ही, इट वाज आई, और फिर इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। डोंट पिक होल्स इन अदर्स, दूसरों में कमियां मत निकालो, दूसरों में नाक मत मारो, दूसरों के अंदर बुराइयां मत ढूंढो, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। डोंट पिक होल्स इन अदर्स, पिक होल्स इन एक जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मुहावरेदार भाषा। तो पिक होल्स इन, किसी के अंदर कमियां मत छाटो। एक्चुअली पिक होल्स इन जो एक्सप्रेशन है वो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ देखा, उसके अंदर आपने देखा कि भाई कहीं कोई छेद वगैरह तो नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप साफ चीज के अंदर कमी निकाल रहे हैं। वहां वो पॉजिटिव वे में हो सकती है, बट इसको एक्सेप्ट किया गया है नेगेटिव कॉन्वर्जेशन में। तो डोंट पिक होल्स इन अदर्स। सपोज कीजिए आप क्लास में हैं और किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैम उसने भी तो वर्क नहीं किया, सर उस दूसरे बच्चे ने भी तो नहीं किया, तो आप कहेंगे डोंट पिक होल्स इन अदर्स, डू योर ओन, अपना कीजिए आप, ओके। नाउ आपको किसी को कहना है तो आपको कहना है चलते बनो, आप बहुत एंग्री मूड में हैं। अब कई सारी चीजें हैं, एक है चलते बनो, एक है चल बाहर निकल, एक है जाइए बाहर जाइए। तो अब कहीं पर एटिकेट है, कहीं पर रूड स्टाइल है, तो आप कैसे बोलेंगे। अगर आप किसी को थ्रेट दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भगाना है, तो आप कहेंगे बी गॉन जस्ट नाउ, बी गॉन यानी निकल लो यहाँ से, या निकल ले पतली गली से, वट एवर यू से। अगर आप इसको थोड़ा सा अदब के दायरे में आते हैं तो आप क्या कहेंगे, प्लीज बी लेफ्ट, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल हैं। तो जो बी गॉन है ये बहुत ही एंग्री मूड वाला और बहुत ही रफ स्टाइल है। बी गॉन, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। यू कैन से अपना मुंह दोबारा मत दिखाना, बी गॉन फ्रॉम हियर। तो बी गॉन फ्रॉम हियर बोलने की भी जरूरत नहीं है अगर आप शॉर्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बी गॉन, तुरंत निकल जाओ, तो वो बी गॉन आपका आएगा। तो इंग्लिश में हर जगह एक ही एक्सप्रेशन नहीं चलती, वही एक्सप्रेशन कहीं पर रूड अपने आप को मीनिंग देती है और कहीं पर उसी का सेम दूसरा वर्जन जो है बहुत ही पोलाइट होता है और हम्बल एक्सप्रेशन में काउंट होता है। तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन किस जगह पर यूज होना है। आप इस बी गॉन को इनफॉर्मली रूड बिहेवियर में यूज करेंगे, ये मैनर्स के अंदर नहीं आता है। अगर आपको अदब से कहना है तो आप कहेंगे यस यू मे लीव नाउ। अगर आपको बिल्कुल एक रूड स्टाइल में एंग्री मैन की तरह बोलना है तो आप कहेंगे बी गॉन जस्ट नाउ, अभी तुरंत दरवाजा छोड़कर निकल जाओ। तो ये उस सेंस में आता है, विदाउट एनी रीजन और कैजुअली। अब यहाँ पर ये जो है अक्सर आपने सुना होगा भाई कैसे आना हुआ, अरे बस यूं ही, अरे आपने ये सब कैसे लिख डाला, अरे यूं ही सर। तो आएगा विदाउट एनी रीजन, इट मींस कैजुअली, जस्ट यूं ही, जस्ट कैजुअली, ओके।
लेकिन यही बात अगर आप ये जताना चाहें कि कुछ लड़के बिना वजह सड़कों पर घूमते रहते हैं, मटर गश्ती करते हैं, तो यू विल से सम वल्गर बॉयज, सम वैगेबॉन्ड्स, यूं ही विदाउट एनी राइम और रीजन जस्ट गो ऑन वॉकिंग विदाउट राइम और रीजन। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं बेमतलब में, बिना वजह या बिला वजह, तो वहां पर विदाउट राइम और रीजन आता है। मान लीजिए आपने कोई कन्वर्सेशन शुरू की और उस कन्वर्सेशन में किसी ने कुछ ऐसे ऐड कर दिए पॉइंट जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, या किसी को एलिज करना शुरू किया, किसी पर इल्जाम लगाना शुरू किया, तो आप अपने स्टूडेंट से कहेंगे, अपने साथी से कहेंगे, whom you are talking about, तो आप कहेंगे कि don't discuss all these things without rhyme or reason, don't allege any people without rhyme or reason। तो without rhyme or reason इससे सिमिलर एक एक्सप्रेशन आ गई, तो मैं साथ में आपको बताता चल रहा हूँ। without any reason means बस यूं ही, और casually बस यूं ही, informally sir I wrote it casually, कुछ स्पेशल नहीं था, बस यूं ही। तो बस यूं ही मीन्स कैजुअली विदाउट एनी रीजन। और जब आप बिल्कुल ही पर्टिकुलरली एक्सप्रेस करें कि बेमतलब का, देन यू विल से विदाउट एनी राइम और रीजन। तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में। जैसे हम अपने ड्रेस सेंस में और दूसरी चीजों में अपडेट लेते रहते हैं, उसी तरह से हम अपनी कॉन्वर्जेशन में भी अपडेटेड रहना चाहिए और कुछ एक्सप्रेशंस कंटिन्यूअसली ऐड करते रहना चाहिए। हमने कहा ओ गॉड, ओ माय गॉड, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और आप कुछ भी बोल रहे हैं आप उसको अपनी स्टाइल में सेट कीजिए, और जब वो आपकी स्टाइल में सेट हो जाता है तो यू सीम टू बी वेरी वेरी नेचुरल एंड योर कन्वर्सेशन शुड बी नेचुरल। तो आपको अकेले में इतना सेंटेंस का यूज करना है कि आप अपनी आवाज को सुन करके एक बहुत ही नॉर्मल स्टेट में महसूस कर सकें। इन द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड जस्ट आवर ईयर्स लिसन टू दैट, वी फील वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी अनयूजुअल, हमें बड़ा अजीब सा लगता है। तो पहले अपने कानों को, अपनी आवाज को सुनना डालिए, एंड फॉर दैट रीजन यू विल हैव टू स्पीक एंड कीप ऑन स्पीकिंग। तो यहाँ पर आया ओ गॉड, अब आप चौंक गए किसी चीज को देख करके, ओ गॉड पहली बार में बोला, अगली बार फिर कभी मौका आया तो आपने बोला ओ माय गुडनेस, फिर आपको लगा ओ गुड हेवंस, गुड हेवंस। ये सारा जो है आपका सरप्राइज शोइंग है, ये आपके इंटरजेक्शंस भी हो सकते हैं, ये आपके सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस भी हो सकती हैं विच आर कमिंग थ्रू वर्ड्स। देन गुड हेवंस, गुड हेवंस, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान। यू विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द वर्ड मीनिंग ऑफ हेवंस मीन्स आकाश और स्वर्ग। गुड हेवंस, गुड हेवंस कहाँ पर यूज होता है? जहां पर कोई नेगेटिव एक्टिविटी हैपन हुई हो, जहां पर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी हैपन हुई हो, वहां गुड हेवंस आप कह सकते हैं। और अगर बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे ब्रिलियंट, ग्रेट, ग्रैंड। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आप अपने साथ ऐड कर लीजिए। अब अगला है एवरीबॉडी फॉलोज द रूल्स सो शुड यू। अब ये क्या आया? पहले स्टेटमेंट आया, फिर उसी से सिमिलर आपका एक्सप्रेशन और कमेंट आया। सपोज कीजिए एवरीबॉडी टीचेस इंग्लिश, सो डू आई। तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस आई, ही, शी, इट, दे। आपको सब्जेक्ट पर यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन लगाने होंगे। सपोज कीजिए कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है कि इस होमवर्क को जब इतने स्टूडेंट्स ने किया है तो फिर आपने क्यों नहीं। अब इसको इंग्लिश में बोलना है, इतने इस वर्क को सभी स्टूडेंट्स ने किया है तो फिर आपने क्यों नहीं। सभी स्टूडेंट्स बुक्स लाए हैं तो आप क्यों नहीं। इस तरह से आप बोलेंगे एवरीबॉडी इज विद द बुक्स। उसके एडिशनल रिमार्क में आप कहेंगे सो व्हाई नॉट यू। एवरीबॉडी इज विद बुक्स, व्हाई नॉट यू। ये एक एक्सप्रेशन आ गई जो इसके सिमिलर थी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव में कह रहा हूं हर बच्चा बुक्स के साथ आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। एवरीबॉडी इज बुक, सो शुड यू। एवरीबॉडी इज टीचिंग, सो शुड आई। हर बच्चा पढ़ता है, वैसे ही आप भी पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको भी पढ़ना चाहिए। एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट इज स्टडीइंग प्रॉपरली, सो डू यू। तो आपको सो के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर उस एक्सप्रेशन को एम्फसाइज करना है। एवरीबॉडी फॉलोज द रूल्स, सो डू यू। ऐसे ही तुम भी करते हो, ऐसे ही तुम्हें भी करना चाहिए, ऐसे ही तुम्हें भी करना चाहिए था, ऐसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। दिस हेल्पिंग वर्ब may vary फ्रॉम दिस सेंटेंस। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ शुड है। तो
सब आदमी, सब बच्चे टाइम पर आते हैं, वैसे ही तुम्हें भी टाइम पर आना चाहिए। यहाँ पर सजेशन का सेंस है, सो शुड यू। सब बच्चे समय पर आते हैं, एवरीबॉडी इज ऑन टाइम, वैसे ही आप भी आते हो, सो डू यू। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को लर्न कर लीजिए। सबसे पहला काम है कि जो एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद विदाउट ऑब्जर्विंग और सीइंग ऑल दीज फ्रेजेस यू जस्ट स्पीक द सेम थिंग। और उसके बाद सिचुएशन बेस्ड, तो आपको माइंड में एक टारगेट बनाना है कि ये सारे सेंटेंसेस मुझे अपनी लाइफ में यूज करने हैं और एक ही दिन में यूज करने हैं। जब ये एक मैडनेस, एक मैनिया और एक क्रेजीनेस आपके माइंड में होगी, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर। एवरीबडी फॉलोज द रूल्स, सो शुड यू। तो सो शुड यू ये आप लर्न कर लीजिए। तो सो शुड यू विल मेक यू रिमाइंड, विल मेक यू रिकॉल कि डू यू कैसे यूज करना है, डिड कैसे यूज करना है। What happens to you while giving your answers? कोई बच्चा आपको क्वेश्चन सुना रहा है, कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि लगातार आ रहा था, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि वो अब छुट्टी करने लगा, तो आप कहेंगे कि तुम्हें कभी कभी काम करते करते क्या हो जाता है, तुम रोजाना आते हो, तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है कि तुम छुट्टी पर चले जाते हो। तो आप बोलोगे What happens to you while coming to your class? What happens to you while giving your answers? What happens to you while coming to school? तो आप पूछ रहे हो कि भाई काम करते करते what happens, क्या हो जाता है। अब यहाँ पर हमने बोला happens, ये मेरा अपना एक अंदाज है, what happens। तो इस तरह से इसका जो कॉन्वर्जेशन है उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से सेट कीजिए। what happens आपको ये बोलना सीखना है। अब स्टूडेंट कह सकता है सर when I start giving my answers my mind goes blank। सर जब मैं आंसर देता हूं मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तो अब किसकी ट्रांसलेशन लिटरली क्या क्या हो सकती हैं, there is nothing in my mind, sir I have nothing in my mind, everything is fine, everything will do, everything is fine। बट एक नया एक्सप्रेशन लर्न कर लीजिए, सर my mind goes blank, सर योर माइंड, सर के लिए नहीं किसी और के लिए भी टीचर बोल सकते हैं, कोई सीनियर बोल सकते हैं। Sometimes when a new speaker begins to speak, his mind goes blank। समझ में नहीं आता क्या बोलें। अब यहाँ पर अगर आप वर्ड मीनिंग्स देखें तो समझ में नहीं आता, तो बड़ी अजीब तरह की ट्रांसलेशन निकल करके आएगी लिटरली आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। हो सकता है बट वो व्हाट टू डू में आपको बहुत सारे एफर्ट्स थोड़ी करने हैं, बहुत सारी बातें और प्लानिंग थोड़ी करनी है कि व्हाट टू डू मेरे को सोचना है। जस्ट आपके एक्सप्रेशन इतना है, मैंने बोलना शुरू किया, मेरे माइंड में सर एक भी वर्ड नहीं आया, देन यू से सर माय माइंड गोज ब्लैंक। अब इसको कई तरह से चेंज कर दीजिए। कोई पास्ट की बात आई तो व्हाई डिड योर माइंड गो ब्लैंक। ओह सर यस्टरडे माय माइंड वेंट ब्लैंक। Sir, these days my mind is going blank। So you can use on so many occasions the same expression and you will learn how to use the same expression on various occasions। And be natural while you speak, be natural। And when you be natural, when you be natural, when you keep on speaking, just keep on speaking and you continue to speaking, तो आप यूज कर सकते हैं। अब आप अचानक से कह सकते हैं अरे क्या हो जाता है तुम्हें, योर माइंड गोज ब्लैंक, व्हाई। तो why do you, why have you, ये सब नहीं बोलना, आपको केवल why पर रोक देना है। अब कई बार हमारे माइंड में आता है चलते चलते वह रुक गया, पढ़ते पढ़ते वह थक गया, बैठे बैठे वह उठ गया। तो ये बैठे बैठे करते करते आते आते जाते जाते क्या होता है, आप कहिए while speaking, while sleeping, while studying, while taking care of others, while doing this, while doing that। कितनी जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, करते करते का जब भी सेंस हो, आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं while doing work, when you think something, while playing your match, be honest, while going to market, be careful and observe the traffic rules। अब हमको क्या है पता है कि while going on the road, observe traffic rules। तो observe का मतलब यहाँ do and follow से है। हर जगह एक ही वर्ड काम नहीं आता, तो रूल्स मानने में आपको ऑब्जर्व आता है कि while going abroad, observe formalities of the flights। तो यहाँ पर while मतलब करते करते या के दौरान के सेंस में आप ing के साथ यूज करते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट हर्ट हो गया, कोई आपका कंपेनियन, आपका कॉमरेड, आपका कलीग हर्ट हो गया, आपने कहा आर यू ओके,
It's not okay. It's K. It's K. का साउंड प्रॉपर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है. वी आर द फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन. तो क का साउंड है ख. तो क्या कहेंगे आप? यू ओके, ओके, यू ओके, आर यू ओके. तो आर यू ओके में भी से भी हमने आर डिलीट कर दिया और हमने बोला आर यू ओके. Then of course somebody will understand, and your kids, your students are keeping on listening to you, and they will respond in the same way as you do. Now let's move on to 14. Do not make it happen again. आपने किसी को डांटा, कहा, इंस्ट्रक्ट किया, एडवाइस दिया, whatever you are doing, भाई ऐसा दोबारा मत करना, ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, ऐसा दोबारा ना हो जाए. तो आप क्या कहेंगे? Don't make it happen again. Don't repeat it. तो रिपीट इट को हमने जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया. हमने कहा डोंट मेक इट हैपन अगेन. थोड़ा सा ग्रेसफुल लगता है बोलने में. डोंट मेक इट हैपन अगेन. ऐसा अब दोबारा ना हो. डोंट मेक इट हैपन अगेन. ऐसा ना हो जाए. डोंट मेक इट हैपन सो. तो लिटिल बिट यू कैन चेंज इन योर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, बट यू जस्ट लर्न इट. एंड समटाइम्स लर्निंग ऑफ अ सेंटेंस इजंट बैड. जब आप एक सेंटेंस को लर्न कर लेते हैं तो उसके जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बोलने आ जाते हैं. तो पहले आपको इसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है. अब आपने किसी से कहना है बैठ जाओ, तो अगर कोई आप अदब के दायरे में हैं और आप सम्मान देना चाहते हैं तो आप कहेंगे प्लीज हैव योर सीट. प्लीज. और बहुत तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब जो हमने लिखा बी सीटेड नाउ, ये थोड़ा सा रूट है. बी सीटेड नाउ, बैठिए ना, बैठ जाइए. बैठते क्यों नहीं? ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा हार्शनेस बेस्ड है. बी सीटेड, बैठिए अभी तुरंत. तो बी सीटेड नाउ यानी आप एक तरह से वार्निंग के सेंस में जा सकता है. और अगर आप नॉर्मल हैं, टेक योर सीट्स स्टूडेंट्स, हैव योर सीट्स स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स तो बहाना है, जहां पर आपको जरूरत लगे wherever you like you can use it. wave goodbye, आप अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जब आप घर से चलें तो वेव गुड बाय टू योर पेरेंट्स. पेरेंट्स दो लोग होते हैं, मदर एंड फादर, एंड पेरेंट एक होते हैं, मे बी मदर और मे बी फादर, एनी वन ऑफ दोस टू. देन वेव गुड बाय, डोंट से डू गुड बाय. डू गुड बाय इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. वेव गुड बाय. And whenever you say wave goodbye, when you give your body language, when you give your proper body gesture, then the students will say okay, goodbye. Okay, तो wave का मतलब है हाथ हिलाकर गुड बाय करना. What made you weep? कोई बच्चा परेशान है, भाई कैसे मुंह फुलाए बैठे हो. अब मुंह फुलाने का मतलब कोई हवा भरना तो है नहीं. Okay, what made you sulky? SULKY. What made you weep? What made you laugh? हंसी क्यों आ गई तुमको? क्या हो गया? आपके पेट में दर्द क्या हो गया? कैसे हो गया? बिल्कुल इसी के जैसा ये सेंटेंस आएगा. What caused you a headache? जब भी आप एक्ट की बात करें तो आर्टिकल ए और एन आपको लगाना पड़ेगा. तो what made you weep? What made you sad? What? अब देखिए सीधे सीधे अभी कहते कहते हम लोग जो हमारा अपना एक अंदाज है वो डेवलप हो गया. बट यू विल हैव टू डेवलप द फाइनेस्ट style of your spoken. Then you will say what made you speak. What को थोड़ा सा what made you speak, what made you said, what made you laugh. तो ये जो what है इसमें हा नहीं आता, एच साइलेंट रहता है. what made you speak. अब एक what made you speak ये थोड़ा सा awkward स्टाइल है, बहुत ही ब्लैंक है. अपने बॉडी को एक मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दीजिए, अपनी जो ब्रोज एंड फेस है इसका सारा यूज कीजिए. what made you weep, what made you weep. तो आपको लगेगा कि आप नेचुरल स्टाइल में थोड़ा सा जब आप इसकी कोशिश करेंगे तो आप इसके यूज्ड हो जाएंगे. what made you weep, what caused you a headache. Okay, you can put question marks mark here also, here too. What caused you a headache, what caused you, जो भी आपको आगे बोलना है. Stay for a short while. Somebody is going and you just want to make him stay. भाई रुको जरा रुको. Hey, stay for a short while. Stay for a short while. Stay for a short time इसका नॉर्मल रूप है stay for a short while. Don't move for a short while. Be seated for a short while. Don't laugh for a short while. Be silent for a short while. You use the same expression on so many places, on so many times. Okay. Stay for a short while.
अब आपको टा को ठा कहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड और अनयूजुअल फील होगा, तो आप हल्का कर दीजिए, आप टा बोलिए, धीमे धीमे करके उसको तो डिलीट करते जाइए। ट इज स्टे फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, स्टे फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। जो आपका र है, हमने प्रीवियस सेशन में प्रैक्टिस में बताया था कि टा को टा नहीं बोलना, हल्का सा उसे ऐसा कीजिए जिससे मान लीजिए घिस लिया गया हो, तो आप कहेंगे शॉर्ट शॉर्ट, स्टे फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। अब आप में बनावट नहीं लगेगी, फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। स्टे फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, शॉर्ट में आपके जो र है, जो टंग है वो ऐसे करके ऊपर चले जाए, शॉर्ट व्हाइल ना कि शॉर्ट व्हाइल। ओके, स्टे फॉर शॉर्ट व्हाइल। और जब आप एकदम से एक्सक्लेम करते हैं तो ये वाला आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि आपने एकदम से अपना एक्सप्रेशन दिया, सडन फीलिंग्स, तो आप ये लगा सकते हैं। और जब आप सीधा सीधा स्टेटमेंट टाइप बोले तब आपको फुल स्टॉप लगाना है। आप कहेंगे आपकी छुट्टी हो गई है। व्हाट इज छुट्टी? इट इज टाइम to leave now, it's time 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 to leave now, it is time to leave now। तो ये बहुत ही सिंपल आपका एक्सेंट आया, तो आप कहेंगे it's time to leave now, to leave now, it's time to leave now, it's time to leave now। तो जितना आप टी को साउंड पे देंगे जबान का एक्सप्रेशन उतना अच्छा महसूस होगा। it's time to leave now, it's time to leave now। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने टी को ठीक बोला, अगर आप सोच समझ कर बोलेंगे तो बनावट लगने लगेगी। इट्स टाइम टू लीव नाउ, तो यानी अब आप जा सकते हैं, तो इट्स टाइम टू लीव नाउ। एंड वन मोर इज देयर, अटेंशन टू मी प्लीज। हालांकि ये सेंटेंस अगर मैं सेशन की तरह से बात करूं तो बिगिनिंग में आना चाहिए, बट इट्स फाइन इफ आई गॉट इट एंड आई felt myself able to give you, then it's fine। attention to me please। आप स्टूडेंट से कहेंगे भाई ध्यान से सुनिए, attention to me please, pay attention to me please, pay attention to me just now। You can say in any of these ways while addressing the students। So I hope I have finished each and every expression written here, and I think it will prove very useful in your daily conversation and in the interaction with your students। So if you just want to be connected with us in next session, so please like, share our channel and subscribe to Oracy Classes of English Language। And your words of appreciation and your thumbs up will keep us motivated, and we'll try much better in this regard, and we will maybe able to give you in a better way। So see you soon, thanks for being with us, thanks a lot।